हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 14th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। आज के इस लेक्चर में जो हम एमसीक्यूज करने वाले हैं वो होगा ऑन द टॉपिक कंपनी अकाउंट्स। उसमें डिबेंचर कैपिटल पर आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं भी आप लोग जो टॉपिक्स बता रहे हैं उन पर लेक्चर लाती रहूंगी, ओके। और एक बात और कि अगर मेरे लेक्चर से आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं और जो आपने 30 मिनट मेरे लेक्चर को दिए अगर वो वेस्ट नहीं गए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डिबेंचर होल्डर्स आर द, डिबेंचर होल्डर जो है दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी और नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं डिबेंचर होल्डर ओनर तो होता नहीं है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। कस्टमर कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट बाय करें, जो गुड्स बाय करें कंपनी के, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर ना तो ओनर है ना कस्टमर है, बट हमने ये पढ़ा है कि डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, इन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, ठीक है। डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से कंपनी कैन बोरो द फंड फ्रॉम द मार्केट। कंपनी फंड, ठीक है, कंपनी फंड बोरो कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द मार्केट। तो दिस इज डिवेंचर। तो डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट, डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है। डिवेंचर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर होल्डर या डायरेक्टर शेयर्स इन द कंपनी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी या ऑल ऑफ दीज। तो अभी मैंने बताया डिवेंचर क्या है, डिवेंचर इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कंपनी ने जो लंबे समय के लिए फंड बोरो किया है मार्केट से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, ठीक है। देखिए जो कंपनी है, हमने पढ़ा था कंपनी शेयर के फॉर्म में भी मार्केट से फंड रेज कर सकती है प्लस डिवेंचर के फॉर्म में भी कर सकती है, ठीक है। बट शेयर की एक लिमिट होती है। कंपनी कैनॉट इशू शेयर मोर देन द ऑथराइज कैपिटल, ये हमने पढ़ा था ना। कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर मार्केट में नहीं इशू कर सकती है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कैपिटल मार्केट से फंड रेज नहीं कर सकती है। बट अगर कंपनी को और कैपिटल की जरूरत है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी कैन बोरो द मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन कैपिटल। कंपनी जो है लोन कैपिटल के फॉर्म में, कंपनी डिवेंचर के फॉर्म में मार्केट से फंड रेज कर सकती है, ठीक है। उसके लिए कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, ठीक। तो डिवेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, इट्स अ रियल एसेट, फिक्स एसेट, करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट, ठीक। तो कंपनी जब भी डिवेंचर इशू करती है, सपोज करिए 10 रुपए, 10 रुपए का डिवेंचर है, कंपनी ने 8 रुपए पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, तो 2 रुपए का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है, ठीक। 10 रुपए के डिवेंचर को 8 रुपए पे इशू किया तो यहाँ पे जो 2 रुपए हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। तो कंपनी ये जो डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू करती है ये क्या है, तो ये रियल एसेट तो एकदम नहीं है, और ये कोई लैंड बिल्डिंग मशीनरी, तो ये फिक्स एसेट भी एकदम नहीं है, ठीक है। तो हमने जब डिवेंचर्स डिटेल में पढ़ा था तब हमने देखा था कि जब हम डिवेंचर इशू, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उस पर जो डिस्काउंट देती है दैट इज द कैपिटल लॉस। वो क्या है, कैपिटल लॉस है और वो फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। कंपनी जो डिस्काउंट देती है दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, काल्पनिक। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, ठीक है। ये जो डिस्काउंट देती है दिस इज द फिक्टिशियस एसेट एंड दिस हैज टू बी रिटन ऑफ ड्यूरिंग द डिवेंचर लाइफ टाइम। ये जो भी डिस्काउंट देती है इसे राइट ऑफ करना होता है ड्यूरिंग द डिवेंचर्स लाइफ टाइम, ठीक है। अच्छा वैसे मैंने ये जो पूरा टॉपिक है डिवेंचर्स पे, शेयर कैपिटल पे, इन पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको और डिटेलिंग में जाना है तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, वहां पे मैंने इन सबके रीजंस, जर्नल एंट्री, सारी चीजें, न्यूमेरिकल, सब कुछ डिस्कस किया है,
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो उसकी मदद से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, ठीक। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, राइट। तो फिर चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। जब हम डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये एक वर्ड आया है कोलेटरल सिक्योरिटी, जब भी डिबेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है देन इट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट और नन ऑफ दीज, ठीक। तो जब हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि कभी कभार कंपनी डिबेंचर को इशू कर सकती है, ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टेकन। कंपनी ने सपोज करिए कोई लोन लिया है तो उस लोन के अगेंस्ट कंपनी कोई प्राइमरी सिक्योरिटी रखती है, ठीक है। बट अगर जो लेंडर है, लेंडर मतलब जिसने उधार दिया है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए लेंडर जो है वो बैंक है, ठीक है। तो जो लेंडर है वो अगर उसकी ये ओपिनियन है कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी कंपनी ने गिरवी रखी है वो अगर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कंपनी ने, यहाँ पे एक मिनट मैं लिखती हूँ, सपोज करिए कंपनी है, ठीक है, उसने कोई लोन लिया है बैंक से, ठीक है, और बैंक की ये ओपिनियन है कि कंपनी ने जो प्राइमरी सिक्योरिटी गिरवी रखी है टू कवर दैट रिस्क वो सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में ये जो बैंक है ये कंपनी से कह सकता है कि आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी हमारे फेवर में, बैंक के फेवर में रखनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो रिस्क है लोन का उसे कवर किया जा सके। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स टू द बैंक। कंपनी बैंक को डिबेंचर देती है, ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी डिबेंचर इशू करती है बैंक को एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो दिस इज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये लोन के अगेंस्ट में कंपनी कभी कभार डिबेंचर भी इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक। अब ये जो डिबेंचर जब कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए जाते हैं तो इनकी कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जा सकता, किया जाता है। जब कंपनी डिबेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक को इशू किए जाते हैं तो इस केस में जो डिबेंचर्स होते हैं उन पे कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक। तो जब हमने पढ़ा था तो हमने जर्नल एंट्री भी देखी थी कि जब डिबेंचर इशू किया जाता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो जर्नल एंट्री क्या होती है। तो हमने वहां पे देखा था जर्नल एंट्री क्या थी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, याद आ रहा है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, यही थी जर्नल एंट्री। तो हमने यहाँ पर डेबिट क्या किया है, हमने डेबिट किया है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ डिबेंचर्स ऑफ 50,000 are issued at par but payable at a premium of 2%, the premium payable will be debited to, ठीक है। जब डिबेंचर को इशू किया जाता है एट पार, क्वेश्चन क्या है, जब डिबेंचर को इशू किया जाता है एट पार लेकिन पेबल यानी रिडीम किया जाता है एट प्रीमियम। जब डिबेंचर को कंपनी ने इशू किया एट पार और रिडीम किया प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम पेबल है उसको इट विल बी डेबिटेड टू, उसको किस में डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया था ये भी एक केस है कि कंपनी ने एट पार इशू किया है और प्रीमियम पे डिबेंचर को रिडीम किया है, कंपनी ये भी कर सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने 100 रुपए पे डिबेंचर को इशू किया है और 102 रुपए पे रिडीम किया है। तो ये जो 2 रुपए है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, प्रीमियम पे इसे रिडीम किया है। तो ये जो 2 रुपए कंपनी ने प्रीमियम पे रिडीम किया है दिस इज अ लॉस। ये क्या है कंपनी के लिए, ये कंपनी के लिए लॉस है। और इस लॉस को हम कहाँ डेबिट करेंगे, इस लॉस को डेबिट किया जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, ठीक। हमने पढ़ा था ना, ये जो 2 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो ये जो लॉस है दैट इज डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट किस में करेंगे, डेबिट करेंगे इसमें, और क्रेडिट करेंगे किसमें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, ठीक है।
तो यहाँ पे डेबिट पूछा गया है तो आप करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और अगर इसी की जगह क्रेडिट पूछते तो आप लिखते प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द नेट एसेट, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द नेट एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी was less than the purchase consideration, then the difference shall be treated as secret reserve, capital reserve, goodwill और journal reserve। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब हमने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी डिस्कस किया था, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ द नेट एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी, होल्डिंग कंपनी सपोज करिए सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है और सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटी है, उनको टेक ओवर कर रही है। ठीक है, और उसके बदले में जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी को क्या पे करती है? वो पे करती है परचेज कंसीडरेशन, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो बता देती हूँ परचेज कंसीडरेशन होता क्या है। परचेज कंसीडरेशन वो अमाउंट है, वो कंसीडरेशन है जो पे करता है परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी। ये जो होल्डिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी, वो जो वेंडर कंपनी को जो भी अमाउंट पे करती है उसको कहते हैं परचेज कंसीडरेशन, और उसके बदले में सब्सिडरी कंपनी के जो भी एसेट हैं, जो भी लायबिलिटी है, उनको टेक ओवर करती है। ठीक, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो सवाल क्या है? सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये जो नेट एसेट है, जो नेट एसेट कंपनी ने एक्वायर किया है, वो अगर कम है किससे? परचेज कंसीडरेशन से। अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, यानी कंपनी ने सपोज करिए 1.5 लाख रुपए पे किए हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने 1.5 लाख रुपए पे किए हैं सब्सिडरी कंपनी को खरीदने के लिए, और सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स कितने हैं? सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। तो 1 लाख रुपए के एसेट को खरीदने के लिए कंपनी ने पे किया है 1.5 लाख रुपए। परचेज कंसीडरेशन है 1.5 लाख रुपए और कंपनी के एसेट्स हैं 1 लाख के। यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो कंपनी ने 50,000 ये जो एक्स्ट्रा पे किया है, ये क्यों पे किया है? ये पे किया है बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पे जो कंपनी है जिसको परचेज किया जा रहा है उसका मार्केट में गुडविल है। ठीक है, जिसकी वजह से जो होल्डिंग कंपनी है जो इसको परचेज कर रही है वो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पे एसेट खरीदे जा रहे हैं 1 लाख, एग्जाम्पल है ये केवल, जो एसेट खरीदे जा रहे हैं वो है 1 लाख रुपए के, लेकिन उसके लिए परचेज कंसीडरेशन अगर ज्यादा पे किया जा रहा है, एग्जाम्पल है 1.5 लाख पे किया जा रहा है, तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा है इट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी। ये कोई जनरल रिजर्व नहीं है, ये कोई कैपिटल रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व नहीं है, ये कंपनी 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रही है बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिबेंचर्स ऑफ 4,25,000 issued against the purchase of asset of 4,50,000. In this case 25,000 will be supposed to be। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे डिबेंचर्स हैं, एक कंपनी ने कुछ एसेट परचेज किए हैं। कितने के एसेट परचेज किए हैं? 4.5 लाख। कंपनी ने एसेट परचेज किए गए हैं 4.5 लाख के, कंपनी ने एसेट परचेज किए। ठीक है, और उसके बदले में जो डिवेंचर इशू किए वो कितने के इशू किए? वो 4.25 लाख के डिवेंचर इशू किए। तो यहाँ पे तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया ना। कंपनी को 4.5 लाख के कंपनी ने एसेट परचेज किए और उसके बदले में जो डिवेंचर इशू किए वो 4,25,000 के इशू किए। तो इस केस में जो 25,000 का जो डिफरेंस है, ठीक है, दिस इज सपोज टू बी, क्या ये खर्चा है, क्या ये लॉस है, क्या ये गुडविल है? ठीक है, तो ये ना तो खर्चा है, ना लॉस है, ना गुडविल है, दिस इज द प्रॉफिट टू द कंपनी, ये कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी ने जो एसेट हैं वो कितने के थे? एसेट थे 4,50,000 के एसेट थे, कंपनी ने खरीदा 4,25,000 में, तो ये जो 25,000 रुपए हैं ये कंपनी का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, कंपनी जो भी प्रीमियम देती है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम, रिडम्पशन मतलब क्या होता है? रिडीम करना, पैसे वापस करना। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम कंपनी जो भी प्रीमियम देती है, क्या वो लायबिलिटी है या एक्सपेंस है या एसेट है या रेवेन्यू है? तो जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, दिस इज द लायबिलिटी, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। ठीक है, विच इज पेएबल ऑन रिडम्पशन। ये जो प्रीमियम होता है ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, ये कंपनी को पे करने होते हैं ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के समय ये जो प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी को पे करना होता है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन all debentures are to be redeemed, क्वेश्चन क्या है, when all debentures are to be redeemed the balance of debenture redemption fund is transferred to be, जब जब सारे डिबेंचर रिडीम हो जाएं तो जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसके फंड को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो डीआरआर है, डीआरआर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका क्या मतलब है। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बेसिकली एक रिजर्व होता है जो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पज से, डिबेंचर का पैसा जब वापस करना होगा तो पैसे की जरूरत होगी, फंड की जरूरत होगी, तो वो यहीं से यूज किया जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी अपने प्रॉफिट से हर साल कुछ अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालती है और ये जो पैसा है यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक, तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा था तो हमने जर्नल एंट्री भी देखी थी। एक बार सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है, जब डिबेंचर रिडीम हो जाए तो बैलेंस डीआरआर का कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, डिबेंचर अकाउंट में कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कि जर्नल रिजर्व में, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो उस समय हमने डिटेल में जर्नल एंट्री देखी थी, याद है आपको। तो ये थी कुछ जर्नल एंट्री, ये मैं डिटेल में थोड़ा बता दे रही हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाए, कुछ भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको पूरी ही जर्नल एंट्री बता देती हूँ। जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, ठीक है, जब कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन करती है तो ये जर्नल एंट्री करते थे। सबसे पहली एंट्री होती थी ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फंड ट्रांसफर होता था डीआरआर में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाता था। एंट्री क्या होती थी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और जब पैसे पे कर दिए जाते थे डिबेंचर होल्डर को तो क्या होता था, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर लास्ट में जब सारे डिबेंचर रिडीम हो जाते थे तो डीआरआर का जो फंड था दैट इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ये देखिए, ये आखिरी एंट्री इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम, सवाल ये है व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम तो डीआरआर के फंड को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो डीआरआर के फंड को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जर्नल रिजर्व। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम, डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है कैसे, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट, कन्वर्टिंग इट इनटू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर, कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा था तो हमने देखा था मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो हमने वहां पे देखा था देयर आर 5 मेथड्स, 5 मेथड हैं डिबेंचर को रिडीम करने के। ठीक है, यहाँ पे केवल 3 मेथड दिए हैं पर बाकी के 2 मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या मेथड थे, सबसे पहला मेथड क्या था, सबसे पहला मेथड था बाय पेइंग आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर समय के बाद लम सम में पेमेंट कर देना डिबेंचर होल्डर को, दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या था, बाय एनुअल ड्रॉइंग, एनुअल ड्रॉइंग मतलब रिडम्पशन इज मेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना। ठीक है, तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड था कि डिवेंचर्स जो हैं उनको न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फ्रेश इशू कर लो डिवेंचर को, या डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, दिस इज द थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड क्या था, बाय परचेजिंग ओन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट, यानी ओपन मार्केट से अपने कंपनी अपने खुद के डिवेंचर परचेज कर ले, ठीक है, बाय बैक कर ले, ये फोर्थ मेथड था। पांचवा मेथड क्या था, एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ऑप्शन ऑफ द कंपनी का क्या मतलब है कि कंपनी रिडीम कर सकती है डिवेंचर बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, यानी जब उसे डेट ऑफ पेमेंट आए उससे पहले ही कंपनी डिवेंचर को रिडीम कर सकती है, तो ये पांचवा मेथड है। तो ये 5 मेथड हैं जिन मेथड से कंपनी डिवेंचर को रिडीम कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आप इसका आंसर खुद ही कर लेंगे। ऑप्शन क्या क्या है, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, ठीक है, तो ये तो था आंसर। कन्वर्ट करें डिवेंचर को शेयर में, कन्वर्ट करें डिवेंचर को न्यू डिवेंचर्स में, तो ये सारे ही ऑप्शन हैं डिवेंचर को रिडीम करने के, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है क्या ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, खर्चा है, क्या है ये। तो ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट, ये कंपनी का लॉन्ग टर्म एसेट है, नॉन करेंट एसेट है। हमने जब सिंकिंग फंड पढ़ा था तो हमने देखा था सिंकिंग फंड क्या होता है, ये वो फंड होता है जो कंपनी क्रिएट करती है, ठीक है, टू
पे ऑफ द डेप्ट, कंपनी के कंपनी ने जो भी डेप्ट लिया हुआ है, डिबेंचर इशू किए हैं या जो बॉन्ड इशू किए हुए हैं, उनको जब पे ऑफ करना होगा तो इस फंड का कंपनी यूज करती है, सिंकिंग फंड का। ठीक है, तो सिंकिंग फंड क्या है? इट इज एन एसेट ऑफ द कंपनी, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इट शुड बी डेबिटेड टू, जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करती है तो इट शुड बी डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है बताइए? तो जब हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा था तो हमने डिटेल में जर्नल एंट्री देखी थी, ये थी उसकी जर्नल एंट्री। थोड़ा सा डिटेल में बता दे रही हूँ। जब डिबेंचर रिडीम होता है तो 2 जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस हैं। फर्स्ट में 3 केसेस हैं कि डिबेंचर रिडीम हो रहा है जब एट पार, या रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, या रिडीम हो रहा है डिस्काउंट पे, तो ये 3 केसेस हैं। बट बेसिक जो है रिडम्पशन के टाइम 2 एंट्रीज होती है। ठीक है, बेसिक 2 एंट्रीज होती है, ये और ये। पहली एंट्री क्या होती है? व्हेन अमाउंट ड्यू, जब पहली एंट्री है जब अमाउंट ड्यू होता है टू डिबेंचर होल्डर ऑन रिडम्पशन। तो एंट्री क्या होती है? मैं यहाँ पे केवल एट पार का केस ले रही हूँ। ये डिबेंचर को जब रिडीम करते हैं एट पार, तो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, और जब पेमेंट कर दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को, तो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो चलिए अब अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिबेंचर जब रिडीम होता है रिडम्पशन के टाइम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। अभी आपने देखा जर्नल एंट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वेन एवर डिबेंचर्स आर कैंसिल्ड एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर टू, जब भी डिबेंचर को कैंसिल किया जाता है, कैंसिल कब किया जाता है? जब कंपनी अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से परचेज करती है तो उसके बाद उसे कैंसिल कर देती है, तो कोई भी जो प्रॉफिट होता है ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पीएल अकाउंट में, सिंकिंग फंड में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, या कैपिटल रिजर्व में। ठीक, तो कंपनी, हमने पढ़ा था कंपनी रिडीम कर सकती है अपने खुद के डिवेंचर को बाय परचेजिंग देम इन फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से परचेज करके रिडीम भी कर सकती है। ठीक है, और ओपन मार्केट से परचेज करके कंपनी उन डिवेंचर्स को क्या करती है? इमीडिएट कैंसिल कर देती है। ठीक है, या कंपनी का दूसरा पर्पस भी होता है कि कंपनी अपने खुद के डिवेंचर में इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होता है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंपनी जब भी डिवेंचर को रिडीम करती है, जो भी प्रॉफिट होता है इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। ये जो प्रॉफिट है वो किस टाइप का प्रॉफिट है? वो कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, और इस कैपिटल प्रॉफिट को यूज किया जाता है टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, ठीक है, या कैंसिलेशन पे जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट है, और इस कैपिटल प्रॉफिट का यूज किया जाता है टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। ठीक है, कैपिटल लॉसेस मतलब जैसे डिस्काउंट दिया है अगर इशू ऑफ डिवेंचर में, या फिर अगर प्रीमियम पे डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो ये जो कैपिटल लॉसेस हैं इनको राइट ऑफ करने के लिए इस कैपिटल प्रॉफिट को यूज करते हैं। और फिर उसके बाद अगर कैपिटल प्रॉफिट में कुछ भी अमाउंट बच जाता है, जो भी बैलेंस बच जाता है कैपिटल प्रॉफिट, ये जो जो भी बैलेंस बच जाता है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक, पहले इनसे कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ किए जाते हैं और फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ डिवेंचर पेड इफ कोटेड एक्स इंटरेस्ट, जो भी प्राइस डिवेंचर की पे की जाती है अगर ये एक्स इंटरेस्ट कोटेड है, तो इसका क्या मतलब है? includes the interest of the expired period, include the interest of the future period, exclude the interest of the future period, exclude the interest of the expired period. This is the question. ठीक है, तो जब हमने डिबेंचर्स की प्राइस के बारे में जब पढ़ा था, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि डिबेंचर्स को हम कंपनी जो है डिबेंचर को परचेज कर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय परचेज कर सकती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर कंपनी डिवेंचर को परचेज करती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये एक्स इंटरेस्ट और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कम इंटरेस्ट। ठीक है, पूछा गया है केवल एक्स इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन मैं आपको कम इंटरेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। दोनों ही कॉन्सेप्ट साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक,
तो डिवेंचर जब कंपनी परचेज करती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कम इंटरेस्ट, एक एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? कम इंटरेस्ट का मतलब होता है जो टोटल प्राइस है, ध्यान से समझिएगा। कम इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि जो टोटल प्राइस है इसमें जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है वो इंक्लूडेड है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? टोटल प्राइस इंक्लूड इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जब भी लास्ट इंटरेस्ट पे किया गया है टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है? इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि इसमें एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि यहां पर जो टोटल प्राइस है उसमें जो इंटरेस्ट है दैट इज एक्सक्लूडेड। यहाँ एक्स इंटरेस्ट, इसीलिए ये ई एक्स यूज किया गया यानी एक्सक्लूडेड। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे जो टोटल प्राइस है उसमें एक्सक्लूडेड है इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो एक्सक्लूडेड है। ठीक, तो अब मैंने आपको कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में बता दिया है, तो अब आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चारों ऑप्शन बताइए, पढ़िए और बताइए मुझे कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर डिबेंचर जो है वो एक्स इंटरेस्ट कोटेड है तो इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द एक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, चलिए, एक्सपायर्ड पीरियड मतलब क्या है कि लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो इसलिए एक्सपायर्ड पीरियड है, यहाँ फ्यूचर पीरियड की बात नहीं हो रही है, तो ये नहीं होगा, एक्सपायर्ड पीरियड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एडवांस पेमेंट ऑन इनकम टैक्स इज शोन इन, जो भी इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट होता है इसे कहाँ शो किया जाता है? पीएल अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? तो हम जानते हैं जो भी एडवांस पेमेंट किया गया है इनकम टैक्स का, इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या है? ये प्रीपेड एक्सपेंस है ना, ये तो खर्चा है और वो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इट इज एन एसेट ऑफ द कंपनी, तो हम इसको कहाँ शो करेंगे? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर मेरा लेक्चर यूजफुल लगा हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपके 30 मिनट वेस्ट नहीं हुए हो, तो फिर मेरे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।